नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अक्ष पर हमने पहले वाले वीडियो में निकाल लिया था। आज हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या फिर इसका दूसरा नाम जो है एनसीईआरटी में वो है विषुवतीय तल विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी इसी के आगे जोड़ दिया जाएगा, ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, स्थापित कीजिए, प्राप्त कीजिए। अब देखिए, हम पहले अक्ष पर निकाले थे, उसी तरह से पहले द्विध्रुव बनाते हैं। अक्ष पर निकाले थे वही द्विध्रुव बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अक्ष पर निकालते समय हमने क्या किया था, हमारा काम था ये चित्र बनाया था इस प्रकार से। ये दो आवेश बना दिए थे। एक आवेश को हमने क्यों कहा तो दूसरे आवेश को क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि द्विध्रुव की परिभाषा ही यही थी, परिमाण में समान दोनों आवेशों का परिमाण जो है, क्वांटिटी है, वो बराबर होगी और प्रकृति विपरीत मतलब अलग अलग होगी। एक -5 होगा तो दूसरे वाला +5 होगा। यानी परिमाण में समान होंगे, प्रकृति में विपरीत होंगे, वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। उसके बाद में हमने बात की थी इन दोनों, ये मान लें कि ए पर स्थित है, इस बिंदु का नाम दे दिया ए बिंदु पे स्थित है और ये बिंदु बी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी उस दूरी को हमने 2a लिया था। एक कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया, प्रकाश जी माली नाम से भैया थे, उन्होंने कहा कि 2a की दूरी को, जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस जो है, दूरी है, उसको 2a क्यों लिया। उन्होंने लिखा दूरी को a ले सकते थे, x ले सकते थे, d कुछ भी ले सकते थे, 2a ही क्यों लिया। देखिए, लेने का कारण ये था a x d हम कुछ भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, लेकिन 2a या 2x या 2d ले तो बेहतर होगा। क्यों ले दुगुना। मैंने प्रत्युत्तर वहाँ दे दिया है, यदि समझ नहीं आया तो आप देख सकते हैं, जिज्ञासा वाला प्रश्न था। तो अब बात ही है, अगर हम 2a नहीं लेंगे तो क्या होगा। अगर मैं केवल a दूरी लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर ये दूरी ले लेता हूँ, a दूरी ले लेता हूँ, अगर ये a दूरी होगी तो फिर इसका आधा कितना होगा, ये मध्य बिंदु था तो आधा होगा a/2 और ये हो जाएगा a/2, आधा कर दिया हमने a का। अब हम निकाल रहे थे वहाँ अक्ष पे तीव्रता निकाल रहे थे, उस समय मैं आपको 2a का रीजन बता रहा हूँ बीच में। अब ये दूरी ली थी हमने मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर m, ये अक्ष पर तीव्रता निकाले थे, पिछला टॉपिक। अब यहाँ मैं कहूँ ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे दूरी होगी r में से a/2 घटा दो, r - a/2 होगी।
और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला था E बराबर में E1 बराबर, इसके कारण तीव्रता E1 बराबर हम लिख रहे थे 1/4πε0 आवेश क्यों और दूरी, तो हम लिखते r-a/2 का होल स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर खोलते थोड़ा पेचीदा हो जाता तो समस्या होती, होल स्क्वायर खोलते तो इसलिए यहाँ अगर 2a लें तो 2a का आधा कितना होगा, 2a का आधा हो जाएगा a, ये हो गया a। अब हम दूरी लें, यहाँ पे बिंदु M है तो आप बोलेंगे दूरी होगी r में से a घटा दो, दूरी होगी कितनी r-a। इसका मतलब r-a का होल स्क्वायर खोलना आसान है r-a/2 की तुलना में, इसलिए आसान बनाने के लिए ही जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है उसमें भी दूरी को 2a लेता है, ताकि क्या हो, होल स्क्वायर खोलने में समस्या नहीं हो, इसलिए करते हैं। तो 2a लेने से फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक की ओर। अब जो बात है हमारी वो है कि हम निरक्ष पर तीव्रता निकाल रहे हैं, और निरक्ष पर तीव्रता कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। सबसे पहला काम तो यह है कि निरक्ष है कौन, वो बताना होगा। तो निरक्ष बोलते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु जो होता है, द्विध्रुव का बीच का बिंदु, मध्य बिंदु, केंद्र, मध्य बिंदु O है, उससे गुजरने वाली ऐसी रेखा जो बराबर दो भागों में बांट देवे दूरी 2a को, तो ये रेखा जो है ये क्या कहलाती है, ये रेखा कहलाती है निरक्ष। हमारे को निरक्ष पर ही निकालना है मान, तो निरक्ष बनाएंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने अक्ष बनाया था, अक्ष बोलते हैं इस रेखा को, हमने परिभाषा लिख रखी है अक्ष और निरक्ष की दोनों की, ठीक है। अब यहाँ हमारे को तीव्रता निकालनी है। मैं कहता हूँ ये बिंदु M है, यहाँ ये कोई बिंदु M है जिस पर हमारे को तीव्रता निकालनी है। देखिए तीव्रता निकालने के लिए आप ये ध्यान रखें कि हमारे पास तीव्रता जो है कोई बिंदु आवेश होता है। क्या होता है, बिंदु आवेश। ये क्यों आवेश, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता जो हमने निकाली थी E बराबर क्या आया था फॉर्मूला, 1/4πε0 Q अपॉन दूरी r का स्क्वायर। ये हम प्राप्त कर चुके हैं पहले टॉपिक में। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ पे Q0 मान के फिर निकाला था हमने प्रेक्षण आवेश जो कट गया था बल निकाल के। तो यहाँ पर भी इस आवेश के कारण तीव्रता होगी, यहाँ इस वाले आवेश के कारण, दो आवेश है और तीव्रता सदिश राशि है, सदिश योग कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता होगी उन दोनों को जोड़ने पर, सदिश योग करने पर हमारे पास कुल तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा आंसर होगा। लेकिन तीव्रता सदिश राशि है, आपको डायग्राम समझना होगा, आप भी इसको रट नहीं सकते हैं लंबे समय तक। अब मैं कहता हूँ धनावेश जो है तीव्रता में हमने लिख रखा है, धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा पास होती है या दूर, आप कहेंगे दूर होती है। क्या होती है, तीव्रता की दिशा होती है दूर। लेकिन क्यों, तीव्रता की दिशा होती है धनावेश के कारण दूर होती है। क्यों होती है हम लिख चुके हैं, पहले समझा रखा है आपको कि क्यों होती है। जहाँ पे हमारे को तीव्रता निकालनी होती है वहाँ हम परीक्षण अत्यल्प परिमाण का धनावेश लेकर के बल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो ये धनावेश है, यहाँ हम धनावेश की कल्पना करें तो धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो दूर की ओर बल, दूर की ओर तीव्रता होगी। इसके कारण तीव्रता हो गई दूर की ओर हो गई, ठीक है, BM दिशा में हो गई। अब रही बात ऋणावेश। इस ऋणावेश के कारण यहाँ पर तीव्रता किधर होगी, पास या दूर, तो आप बोलेंगे ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा होगी पास की ओर, E2 वेक्टर। क्यों हुई पास की ओर,
यहाँ पे तो हमें हमेशा हमेशा धनावेश ही लेना है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेंगे, धनावेश लेंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा थी तीव्रता की एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो यहाँ तो धनावेश लेना है। धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, आकर्षण। ये ऋणावेश है, यहाँ अचल परिमाण के धनावेश को आकर्षित करेगा, यानी तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। जिधर बल होगा उधर ही तीव्रता होगी, क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला होता था E बराबर F/Q0। जिधर बल होगा उधर ही तीव्रता। धनावेश और ऋणावेश में बल, जहाँ भी तीव्रता निकालनी हो आप वहाँ पे परीक्षण आवेश धनावेश Q0 की कल्पना करें, काम हो जाएगा परिभाषा से। अब ये काम हो, मैं कहता हूँ कि ये दूरी है O से स्मॉल r दूरी है, ये O से स्मॉल r दूरी है। OM दूरी कितनी है, स्मॉल r। ये 2a है, तो ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी a। ये कितनी हो जाएगी, 2a लेने से फायदा हुआ, आधा करना आसान हो गया। ठीक है, अब आती है, अब मैं कहूँ ये कौन थीटा है, तो ये कितना होगा बताओ आप, ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दूरी r है तो r के सामने थीटा है, तो r के सामने ये भी थीटा ही होगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आती है, हम थोड़ी इसकी बात करें तो देखो चित्र बन रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं इस डेरिवेशन को आप, दो तरीके हैं करने के। कैसे, यहाँ बुक वाला तरीका भी करेंगे, दूसरा तरीका भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ ये थीटा है, ये थीटा, बहिष्ठ कोण की परिभाषा से ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और 2 थीटा का हम ये आधा करें, ये बोलो कितना कितना हो जाएगा, ये टोटल 2 थीटा था, तो एकांतर कोण से ये कोण कितना थीटा है, तो ये कितना हो गया थीटा, और ये भी कितना हो गया थीटा कोण हो गया। याद आधा कर दो। ठीक, अब आती है, हम यहाँ पर जो है पहले बुक वाला तरीका कर लेते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है वो तरीका करते हैं। दूसरा तरीका जो है मैं आपको साइड में बता दूँगा। ठीक है, अब आती है, ये थीटा है, इस थीटा के सामने ये तो है लंब, यानी ये भी क्या होगा, लंब होगा। कैसे, आप गौर करें इस बात को। ये यहाँ जो चित्र है मैं इसको यूँ बना देता हूँ, ये लो, ये M है, ये वाली लाइन, ये थीटा बना दिया। थीटा, अगर यहाँ मैं लाइन खींच दूँ तो आप कहेंगे एकांतर कोण थीटा, मतलब ये थीटा यहाँ का जेड आकृति। थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये लाइन क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक, यानी थीटा यहाँ आ चुका है, यहाँ ये थीटा यहाँ आ चुका है। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है, और जिसका हमें घटक बनाना होता है वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बराबर क्या होगा, कर्ण इंटू साइन थीटा होगा। तो यहाँ देखिए आप, लंब बराबर में हो गया, कर्ण कौन है, E1 साइन थीटा। देखिए दोबारा सुनिए, जिसके हमें घटक बनाने होते हैं उसे हम बोलते हैं कर्ण, और तो देखिए यानी जिसका हमें घटक बनाना वो कर्ण था। ठीक है, और लंब तो यहाँ आ गया, ये वाला हो गया है E1 साइन थीटा। ये जो मान है इस E1 का यहाँ इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, E1 साइन थीटा होगा इस दिशा में। अब दूसरा, अब हमारे को ये मान निकालना, ये वाला, ये क्या होगा। तो आप देखिए थीटा के सामने ये लंब, थीटा के सामने ये लंब, जिसका घटक बनाना है वो कर्ण होता है हमेशा हमेशा। अब ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। 3 तो भुजा होती है त्रिभुज में, थीटा के सामने ये लंब, जिसका घटक बनाना है वो कर्ण। तीसरी भुजा क्या होगी, आधार। और आधार जो होता है कोस थीटा बराबर लाल बटा कक्का, जो अपन दस्युवास हम बोलते हैं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बराबर होगा कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया
आधार बराबर में हो गया, कर्ण कौन है जिसका घटक बनाना है E1 कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा, ये आधार हो जाएगा E1 कॉस थीटा। अब हमारे पास E1 के दोनों घटक आ गए, E1 साइन थीटा आ गया, E1 का E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा आ गया, सॉरी। अब ये E2 जो है माइनस के कारण, इसके भी निकालेंगे, आसान। थीटा के सामने ये लंब बराबर क्या होता है, कर्ण इंटू साइन थीटा। इस बार कर्ण कौन है बताओ आप, इस बार कर्ण है जिसका घटक बनाना है E2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इस स्थान पर ये दूरी r है, यहाँ लिख देंगे E2 साइन थीटा। लेकिन अब ये जो तीर लगा हुआ है, ये तीर यहाँ भी लगाना पड़ेगा। किधर लगाए, बिंदु M से ये तीर नीचे की ओर है, तो यहाँ भी आप बिंदु M से नीचे की ओर यूँ लगा देंगे तीर। यहाँ दूर की ओर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूर की ओर लगाया। ये बातें आप ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें, तो ये हमारा डायग्राम बन पाएगा, हमेशा के लिए हमें याद रहेगा। अब अगला, इसका एक घटक तो आ गया, अब कोस थीटा घटक और निकालना है, क्षैतिज घटक। तो कैसे, थीटा के सामने ये लंब, 90 के सामने ये कर्ण जिसका घटक बनाना है, ये क्या हुआ, आधार बराबर होता है कर्ण इंटू कॉस थीटा। इस बार कर्ण कौन है, कर्ण है E2, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 कॉस थीटा। अब देखो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है वो देखो, हमारे को सबसे पहले तो इसकी थोड़ी भाषा लिखनी है कि हमने किस प्रकार डायग्राम बनाया है, इसमें क्या क्या है। तो मैं लिखता हूँ, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB प्लस माइनस Q डॉट 2A, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB प्लस माइनस Q डॉट 2A के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर, वही परिभाषा, वही भाषा है जो हम अक्ष पे कह रहे थे, केवल अक्ष के स्थान पे आज निरक्ष लिख देंगे। निरक्ष पर स्थित बिंदु M पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखा है, उस पर गौर करो आप। द्विध्रुव का नाम AB प्लस माइनस Q, मध्य दूरी 2A के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी, निरक्ष इसी को बोलते हैं, निरक्ष पर स्थित बिंदु M पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या, कैसे निकालेंगे, E1 क्या है, प्लस Q आवेश, ये वाला प्लस Q आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता E1 बराबर क्या होगी, तीव्रता का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण, हम पढ़ रखे हैं पहले, 1/4πε0। ये चीज़ें देखने के लिए जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं वो आप चैनल पर जाकर के, वहाँ जाकर के आप उनको देखें उन वीडियोस को, और फिर टॉपिक के लिए करके आगे बढ़ते जाएं। 1/4πε0 आवेश दूरी का स्क्वायर, उस बिंदु की दूरी कहाँ है, M की दूरी कहाँ है, प्लस Q आवेश से दूरी होगी BM दूरी है, यहाँ लिख देंगे BM, ये पूरी दूरी जो है इसका स्क्वायर, मैंने होल नहीं लगाया, पूरा BM का स्क्वायर है, ये केवल M का स्क्वायर नहीं है, पूरे BM का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब मान लिख देते हैं यहाँ पर,
E1 बराबर में 1/4πε0 Q/Bm। अब Bm का मान कितना होगा, तो Bm का मान निकालेंगे। Bm निकालते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOM। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, BOM में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखो आप, कर्ण कौन है, कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये कर्ण है BM। यहाँ मैंने लिख दिया BM का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन है, तो आप बोलोगे लंब जो है थीटा के सामने वाली भुजा है, क्या है दूरी, कितनी r दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, ये स्मॉल r दूरी है, तो यहाँ लिख दिया r²। आधार कौन हुआ, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो तीसरी भुजा है ये स्मॉल a, ये क्या है, आधार है स्मॉल a दूरी स्क्वायर। ये हमारे पास में BM² का मान आ गया। लिख देते हैं BM² की जगह क्या लिखूंगा, r² प्लस a² लिख दिया। अंदर मल्टीप्लाई होगा इसलिए गुणा में लिखा है इसको, तो हमने कोष्टक बना दिया गुणा में होने से। अब देखो ये E1 का मान आ गया। ये दिशा कहाँ से कहाँ है आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हो। ये दिशा है कहाँ से कहाँ, ये दिशा है, इसकी समीकरण नंबर कह दो, उसको 1 नंबर कह दो। अब सुनिए, दिशा है कहाँ, E1 की दिशा है B से M की ओर। कहाँ है, B से M की ओर, क्योंकि दूर की ओर होती है, धनावेश के कारण तीव्रता B से M की ओर है। ठीक है, अब अगला लेते हैं E2। E2 का मान निकालते हैं। E2 क्या है, -Q आवेश, ये वाला -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता क्या होगी। E2 बराबर में, माइनस वाले के लिए हमने E2 बोल रखा है, E2 हो गया 1/4πε0, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है इस बार, E2 की दूरी है AM, कितनी दूरी है, AM दूरी है। यहाँ लिख दिया मैंने AM का स्क्वायर, यही लिख दें। E2 बराबर में हो गया 1/4πε0, ये नियतांक है, Q/AM। AM का मान कितना है, देखिए जो BM का मान है ना वही AM का मान होगा। क्यों, क्योंकि BM इस त्रिभुज में भी R भुजा, इस वाले में भी R भुजा, इस वाले त्रिभुज में भी A, इसमें भी A, तो BM का और AM का मान, इसी तरीके से AM का मान भी क्या हो जाएगा, R² प्लस A² हो गया। समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा कहाँ है, ये B से M की ओर थी, ये दिशा है M से A की ओर है, नीचे की। अब चलो, अब इसके बाद में बात ही है E1 E2 का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब बात ये आती है, हम पुस्तक का जो तरीका था, मेथड था, वो अपना रहे हैं इसको हल करने के लिए। तो यहाँ हम घटक की बात करेंगे। घटक की बात कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ ये लाइन खींच देता हूँ। अब देखो, अब बात ये आती है, ये ऊपर वाला ये बैठा देते, ये लो, ये टॉपिक का नाम हटा दिया मैंने ताकि थोड़ा हमें स्पेस अच्छा मिल जाए। अब इसके बाद में देखिए आप, यहाँ से ये जो मान आया, इसके बाद हम थोड़ी भाषा लिखेंगे पुस्तक के अनुसार, फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा ये करने के बाद। दोनों तरीके जो है, दोनों में यहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब है
E1 व E2 विद्युत क्षेत्र है E1 E2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत क्षेत्र E1 E2 के साइन थीटा घटक, देखो ये रहा साइन थीटा घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, विद्युत क्षेत्र E1 E2 के साइन थीटा घटक परिमाण साइन थीटा घटक परिमाण में समान, परिमाण में दोनों समान हैं। देखो जो E1 का मान है वही E2 का है, तो परिमाण में क्या है, दोनों बराबर हैं। परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त कट जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए जितना मान ये ऊपर है, मान लीजिए इसका मान 5 है तो ये नीचे की ओर भी कितना है, 5 है। 5 ही ऊपर लग रहा है, 5 ही नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में कट जाएंगे ना। यदि यहां पर मैं इस बोर्ड पर 5 न्यूटन बल लगाऊं, उधर से भी कोई व्यक्ति 5 न्यूटन लगाए एक ही समय, कितना लगेगा, 0। जितना मैं लगाऊंगा उतना ही। या मैं बोर्ड को इधर से खींचूं 5 से, उधर एक व्यक्ति 5 से खींचता है 5 न्यूटन से, तो क्या होगा, कुल कितना होगा, 0। यानी बोर्ड ना तो उधर जाएगा ना ही इधर। हाँ अलग अलग होते, अगर ये ज़्यादा होता इसकी तुलना में तो ये ऊपर की ओर परिमाणी होता। तो यहाँ पर दोनों समान होने से कट गए, और समान दिखाई दे रहे हैं हमें कि समान थे, कट गए। जबकि कोस थीटा घटक समान दिशा में होने से, जबकि कॉस थीटा घटक समान दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। यानी क्या कह रहा है, देखो आप, ये दोनों समान दिशा में, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशा क्या है, समान है। मैं इस बोर्ड पे उधर धक्का लगाऊं, दूसरा व्यक्ति उधर लगाए, मैंने 5 लगाया, दूसरे वाले ने 5 लगाया, कितना हो जाएगा, 10। बोर्ड किधर जाएगा, उधर। तो समान दिशा में होने से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आती है जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा इन दोनों के कारण, उसकी दिशा कहाँ होगी, B से M की ओर होगी। कहाँ होगी, B से M की ओर होगी। इस प्रकार तीव्रता की दिशा किधर होगी, तीव्रता की दिशा B से A की ओर होगी। कहाँ होगी, B से होगी। तीव्रता की दिशा B से A की ओर, अर्थात देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती थी, माइनस से प्लस की ओर। यूं लिखते थे, द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा होती थी माइनस से प्लस की ओर। तो P के क्या हो गई, विपरीत, अर्थात P वेक्टर की, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। चलो ये बात यहां तक कंप्लीट हुई। अब बात ही है हम इसका डेरिवेशन करें। ये तो कट गए दोनों, तो अब ये जुड़ गए ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा इतना इस पर दबाव बना रहा हूँ। ये दोनों जुड़ गए तो हम यहाँ लिखते हैं परिणामी कुल कितना होगा, इसके कारण इसके कारण, तो कुल होगा कितना निकालना है हमारे को। तो लिखते हैं बिंदु M पर परिणामी तीव्रता, कुल तीव्रता E बराबर में क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर में मान लिखेंगे किससे, समीकरण 1 और 2 से मान लिखते हैं। समीकरण
1 व 2 से मान रखने पर परिणामी ई कुल तीव्रता ई। देखो समीकरण 1 से देखिए आप E1 का मान कितना है, ये लिख देंगे यहाँ पर उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, E1 का मान तो लिख दिया समीकरण 1 से। कोस थीटा यहाँ लिख देंगे कोस थीटा प्लस अब E2 देखो आप E2 समीकरण 2 में देखिए आप, ठीक है कि सेम टू सेम ही है, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये कोस थीटा है, ये लिख देंगे कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो भैया E बराबर में आप गौर करो, क्या ये दोनों सेम टू सेम नहीं है? कोस थीटा यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी सेम टू सेम है ये पद दोनों, और दोनों जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 5 और 5 जुड़ के कितने होते हैं 10, मतलब 2 गुणा 5, तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दुगुना हो गया 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस थीटा दुगुना हो गया। अगर नहीं बात समझ में बैठती है आप इसको कॉमन ले लो पूरे को, यहाँ कॉमन लोगे कितना बचेगा कोष्टक में 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस कॉमन चला गया 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे गुणा में आगे। इसके बाद अब हम आगे क्या करने वाले हैं, कोस थीटा का मान रखेंगे निकाल करके इस त्रिभुज से, कोई सा त्रिभुज दोनों समान ही हैं, मान रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, एक बार देखिए। अब इसके बाद में आप देखो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान जानते हो ना आप 9 गुणा 10 के बाद 9, 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बात रही है कोस थीटा का मान कितना होगा, तो मान हमारे को निकालना होगा, कितना मान होगा, देखिए मान होगा, यहाँ मैं निकाल देता हूँ, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आती है, इसलिए कोस थीटा बराबर में आधार कौन है, आधार देखो आप पहचान कीजिए, देखिए आधार कौन है, ये आधार है कोई सा भी त्रिभुज ले लो, दोनों में से आप समान ही है, R समान A समान थीटा समान, थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने ये कर्ण, ये कौन हुआ फिर आधार हुआ, तीसरी भुजा आधार है A। कर्ण क्या होगा, अभी हमने निकाला था, ये मान आया था, मैंने मिटाया है थोड़ी देर पहले, BM स्क्वायर AM स्क्वायर का कितना मान था, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था, ये मान था BM स्क्वायर या फिर AM स्क्वायर का मान पाइथागोरस से हमने निकाला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हमें तो कर्ण चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से BM या AM, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर मतलब हटाने पे रूट लगेगा, मतलब आधी घात, या लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात आधी। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे रूट या फिर आधी घात, एक ही मतलब है, आधी घात कहो या रूट लगा दो। ये किस प्रकार से आया गौर करना आप, पहले हमने पाइथागोरस से मान निकाला और फिर उसका स्क्वायर हटाया, तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस कारण से ऐसा हुआ है। ये जो मान आया है कोस थीटा का, इस कोस थीटा की जगह यहाँ लिख देता हूँ, ये गुणा लगा करके मैंने लिख दिया A अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ई बराबर में ऐसा लिख सकते हैं, ये गुणा में है तीनों, यूँ लिख दें 1/4πε0 क्यू डॉट 2a। देखो ए ये रहा, 2 ये रहा और क्यू ये रहा, सब है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब गौर करना, इसके ऊपर घात है 1, इस पे है आधी, और गुणा के अंदर घातें क्या होती, जुड़ती हैं। 1 + 1/2, दोनों घातें जुड़ गई, कितनी हो जाएगी 2 + 1 बराबर में 3/2, यानी घातें हो गई हैं जुड़ करके 3/2, दोनों गुणा हो गए, घातें जुड़ गई मतलब गुणा में। ई बराबर में मैंने आपसे कहा था भैया कि जहां पर भी द्विध्रुव नाम आएगा वहां हम Q डॉट 2a को P लिखेंगे, अक्ष पे भी हमने लिखा है, तो मैं यहां लिखता हूं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है आवेश गुणा मध्य दूरी। तो यहां लिख देंगे P 1/4πε0 Q डॉट 2a को मैंने लिख दिया P, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात है 3/2। अब आप सुनिए वही बात जो लाइन वहां लिखी थी, यदि हम बात करें r का मान जो है वो a से ज़्यादा होगा तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर बहुत कम मान हो गया। कैसे हुआ मैंने अक्ष वाले में बताया है, दोबारा सुन लीजिए। मैं कहूँ कि r का मान है 2, a का मान है 0.5, r का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, पहले बड़ा था और ज़्यादा बड़ा हो गया, a कम था और कितना हो गया, जो कम था वो और कम हो गया, ज़्यादा वाला और ज़्यादा हो गया, तो इनमें गैप ज़्यादा हो गया, ये मान ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए इसको नगण्य बोल सकते हैं। तो यहाँ हो गया, इसको नगण्य मान लिया। ई बराबर में 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस नगण्य मतलब 0, बहुत छोटा हो चुका है स्क्वायर करने से, ये पावर चले। देखिए भैया अब आती है कि हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया है, क्या लिखने वाले हैं हम। इसके बाद में तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P अपॉन, देखिए घातें क्या होती है, गुणा होती है। यूँ आ गया ना, आर स्क्वायर ऊपर घात कितनी है 3/2, 3/2। ई बराबर में 1/4πε0 P अपॉन, घातें गुणा होती है तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 के अंदर 2 का भाग लगाया, कितने बार गया 3 बार, यानी r3। ये हमारे पास में 1/4πε0 को k भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1/4πε0 को k लिख सकते हैं। हालांकि बुक में तो इतना ही दे रखा है, जिसका मान होता है कितना 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आती है कि हम यहाँ लिख दें ई बराबर में KP अपॉन r3। आपने देखा होगा यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ ये तो परिमाण रूप आया, हम निकालें सदिश रूप, तो सदिश रूप हो जाएगा निरक्ष पर तीव्रता, ये भी निरक्ष पर है परिमाण रूप में, तो ये सदिश रूप बराबर में k, या फिर ये रहने दो, मान लिख दो p वेक्टर अपॉन r3। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाया माइनस, माइनस इसलिए लगाया,
जो हमारा डायग्राम था अभी, उस डायग्राम में देखो आप माइनस प्लस यू, यहाँ तीव्रता इधर आई है दोनों, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस की ओर। तो तीव्रता की दिशा जो है परिणामी दोनों के कारण, उसकी दिशा पी वेक्टर के विपरीत है। विपरीत दिशा में बताने के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। हमारा काम हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमने ये निकाल लिया है पी, जहाँ पर क्या है, पी है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब हम कुछ विशेष बात करें तो आप देखिए, जो अक्ष पर तीव्रता थी उसमें इसमें क्या संबंध है, तो आप कह सकते हो कि विशेष या नोट, क्या लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 1 यह है कि अक्ष पर जो तीव्रता होती है और निरक्ष पे तीव्रता होती है, उनमें क्या संबंध होता है। अगर समान दूरी r हो, r दूरी अक्ष पे और निरक्ष पे दूरी r समान लेवें, तो अक्ष वाली में तो 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता है। यदि हम निरक्ष वाली को 2 से गुणा कर देवें तो हमें अक्ष पे तीव्रता मिल जाएगी। अक्ष पर तीव्रता जो सूत्र था, फॉर्मूला था, उसमें 2 आता था, 2 आता था, इसमें 2 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं समान दूरी पर अक्ष व निरक्ष पर तीव्रता जो है, उनमें अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की तुलना में दुगुनी होती है। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि जो तीव्रता बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है r² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कम घटती है। यहाँ पे r² यानी r³ है, तो आप लिख देंगे तीव्रता बिंदु आवेश की तुलना में, बिंदु आवेश की तुलना में द्विध्रुव के कारण अक्ष व निरक्ष पर तीव्रता तेजी से घटती है, तेजी से तीव्रता तेजी से घटती है। क्यों? क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तो r² आता था, इसमें r³ आया, तो तेजी से घटेगी। जितना ज़्यादा मान होगा उतना ही तीव्रता तेजी से घटती जाएगी। ये हमारी निरक्ष की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमारा यही टॉपिक है, इसको थोड़ा हम वापस बात करेंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या था, क्या तरीका अपनाते हैं दूसरा जिससे हो जाता है। ये तो बुक का पूरा पूरा हमने तरीका अपनाया, तो दूसरा तरीका आप देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलो दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसी का पुस्तक वाला हमने कर लिया है। दूसरा तरीका ये है, हम वापस डायग्राम बनाएं। ये द्विध्रुव था -q और ये +q आवेश, ये मध्य बिंदु O हो गया, ये दूरी a और ये दूरी हो गई a, 2a लेते ना। तो यहाँ पे हमें तीव्रता निकालनी थी निरक्ष पे r दूरी पर, यहाँ बिंदु M था। इसके कारण तीव्रता होगी E1 दूर की ओर, धनावेश के कारण दूर की ओर होती है। ये ऋणावेश के कारण तीव्रता होगी पास की ओर। घटक नहीं बनाने इस बार, कैसे करेंगे आप इन दोनों को देखिए। समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश राशियों का योग करने के लिए 11वीं क्लास में त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ हम कौन सा नियम लगाएंगे, त्रिभुज तो इनसे बनने रहा से रहा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ से ये लाइन जो है, ये थीटा कोण, ये थीटा कोण यहाँ तक सेम है, ये थीटा, ये हो गया 2 थीटा। मैं ये याद दिलाऊँ आपको 11वीं क्लास का टॉपिक, ए वेक्टर बी वेक्टर, हम कहते थे ये कोण होता था थीटा। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करें तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उन दोनों के योग सदिश को व्यक्त करता है। आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सदिश राशियों का योग गुणधर्म था। अब आर बराबर में हमारे पास फॉर्मूला था a² + 2ab cos थीटा।
प्लस बी स्क्वायर हमने 11th में प्राप्त कर रखा है, त्रिभुज से भी और समांतर त्रिभुज से, दोनों से प्राप्त किया हुआ। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों की तीव्रता मैं कहता हूँ ये कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण है। E1 की जगह A हो गया, E2 की जगह B हो गया और परिणामी R की जगह E हो गया। थीटा की जगह यहाँ दोनों के बीच में थीटा है 2 थीटा, बहिष कोण की परिभाषा से 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर में रूट E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, थीटा की जगह क्या लिखना होगा, थीटा के स्थान पे हमें लिखना होगा अब दोनों के बीच का कोण है 2 थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हम लिख देंगे E2। और आप देखिए भैया E बराबर में E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। E1 और E2 दोनों क्या थे, बराबर थे। अभी हमने देखा है, हमने मिटाया है, दोनों का मान समान था। कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a स्क्वायर था, दोनों बराबर थे। तो ये E1 और E2 मैं यहाँ लिखता हूँ E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की जगह भी क्या लिख दूँ, क्योंकि बराबर है दोनों मान, समान है परिमाण में, कॉस 2 थीटा प्लस E2 की जगह भी क्या लिखूँ, E1 लिखूँ। यहाँ से हो गया E बराबर में, आप गौर करें, E1 स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। E1 गुणा होके क्या हो गया, 2E1 स्क्वायर हो गया, कॉस 2 थीटा रह गया। और आप गौर करें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे कॉमन आ रहा है 2E1 स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा रह गया। E बराबर में 2 का तो रूट आएगा नहीं, हम छोड़ते हैं इसको, जी 2E1 स्क्वायर और 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा। E बराबर में 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, E1 स्क्वायर का E1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो गया। आप मान रख दीजिए, वही आ जाएगा क्या, 2E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a स्क्वायर और कॉस थीटा, वही पद बन चुका है जो हमने पहले लिखा था। कोस थीटा का मान रखेंगे, वो सेम टू सेम वही बन गया है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम एक टॉपिक और लेते हैं, बलाघूर्ण, अध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर आंकिक की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आप, तो देखिए अब हम निकालते हैं लास्ट टॉपिक बलाघूर्ण के बारे में। मान निकालते हैं, यहाँ एक समान या फिर एक समान को हम समरूप कह सकते हैं, समरूप। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टो। बलाघूर्ण जो था टो, वो हमने 11th में बात की थी। बलाघूर्ण टोपी की 11वीं क्लास का था और मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल कि दरवाज़ा जो होता है, दरवाजे का हैंडल किनारे पे क्यों लगाते हैं, कब्जे से दूर, ताकि बल कम लगाना पड़े। हैंडपम्प का हैंडल बड़ा क्यों बनाते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी बताए थे। बलाघूर्ण क्या था, बल गुणा बल रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं वो देखो आप। पहला काम, मैं इसका चित्र बनाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है समरूप नाम आया है, एक समान नाम आया है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में हमने लिखा है, जो पहले वीडियो था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के नाम से, उसमें हमने लिखा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सीधी, समांतर, समदूरस्थ होती हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सीधी, समांतर व समदूरस्थ होती हैं। ये तो हमने समरूप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बना दी, समान दूरी की हो गई है, बराबर बराबर बना दें। अब द्विध्रुव बनाना है, ये बना दिया मैंने, ये माइनस आवेश द्विध्रुव का और ये बना दिया प्लस आवेश। द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, ये द्विध्रुव बना दिया।
और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है पी वेक्टर माइनस से प्लस की ओर। ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। ये आवेश है Q और ये भी आवेश है Q। अब देखो तीव्रता की परिभाषा में हमने लिखा था E बराबर होता है F बटा Q। F बराबर क्या हो जाएगा Q। हमने लिखा था तीव्रता E में कोई आवेश Q हो तो उस पर बल F बराबर QE लगेगा तीव्रता की परिभाषा से। ये तीव्रता E है, इसमें यह आवेश जो है Q, इस पे बल कितना लगेगा F बराबर QE। किधर लगेगा? बल सदिश राशि है तो हमने लिख रखा है पहले, आप देखो तीव्रता वाले टॉपिक में धनावेश पर बल F बराबर QE लगेगा तीव्रता के समान दिशा में। क्यों? कारण बता रखा है, वहाँ वापस से वीडियो पे जाइए। ये तीव्र प्लस से स्टार्ट माइनस में ख़त्म, तो प्लस माइनस में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से स्टार्ट होती है धनावेश से और ऋणावेश पर ख़त्म होती है। तो यहाँ प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण, धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण, यानी बल किधर लगेगा? F बराबर QE लगेगा इधर। इसी प्रकार से हमने लिखा ऋणावेश जो होता है उस पर बल किधर लगेगा? तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा इधर। क्यों लगेगा इधर विपरीत दिशा में बल? इसलिए लगेगा F बराबर QE बल, इस साइड में पूरा भाग प्लस है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा? आकर्षित, तो बल इधर लगेगा। इधर वाला ऋणावेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित। ये कारण था, हमने पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैंने बता दिया दोबारा से। अब यहाँ में ये दूरी कितनी है दोनों के बीच की? ये दूरी होती है 2a दूरी। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कितनी ले रखी है? 2a। ए बी इस बिंदु को मैंने कह दिया C, ये नंबर समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्या करना है वो देखो, पहले हम परिभाषा लिखेंगे ये क्या बनाया है। मैं लिखता हूँ, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस माइनस Q डॉट 2a समरूप ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? समान हो। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश में थीटा कोणीय स्थिति में, थीटा कोणीय स्थिति में रखा है, तो उस पर कार्यरत बलाघूर्ण, उस पर कार्यरत ऐसा बल युग्म जो क्या करेगा? उसको घूमने को बाध्य कर देगा, कार्यरत बल आघूर्ण। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र जो है इसके साथ में कितने कोण पे रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। बलाघूर्ण जो होता है, बलाघूर्ण बराबर में किसी एक आवेश पर बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं, बल गुणा, ये फॉर्मूला हमने 11th में प्राप्त कर रखा है, बल आघूर्ण वाला टॉपिक आप वहाँ देखें। बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, यानी टो बराबर में बल तो हो गया F। अब लंबवत दूरी कौन सी है? देखिए दो ये क्रिया रेखा, ये बल रेखा ये हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई BC, तो ये दूरी हो गई BC। बलाघूर्ण टो बराबर में F बराबर क्या है? F बराबर तो है बल QE, और BC कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में लाल बटा कक्का से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्यों हमें चाहिए क्या? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हमें चाहिए और कर्ण हमारे को मालूम है। लंब निकालना है, कर्ण मालूम है। एक ज्ञात भुजा एक अज्ञात भुजा लेते हैं, तो यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर लंब तो है
BC जो कि हमारे को ज्ञात करना है, और कर्ण जो है वो 2a दूरी है, तो BC बराबर में हो गया 2a साइन थीटा। BC बराबर हो गया 2a साइन थीटा। तो यहाँ F की जगह मैंने लिख दिया QE और BC के स्थान पे लिख दिया 2a साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया है। मैंने कहा आपको जहाँ द्विध्रुव नाम आएगा वहाँ पे हम P बनाएंगे। तो बन रहा है कैसे? द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? आवेश गुणा मध्य दूरी होता है। बन गया यहाँ पर भी, देखो आप टो बराबर में Q डॉट 2a को हमने लिख दिया, Q और 2a को लिख दिया P, Q डॉट 2a, 2a को पहले लिख दिया, E को बाद में लिख दिया। और देखो इस Q डॉट 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया है? अक्ष पे निरक्ष पे जहाँ भी विद्युत द्विध्रुव नाम आया हम कर रहे हैं काम, क्योंकि सदिश राशि होने से PE साइन थीटा। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में टो वेक्टर बराबर में P वेक्टर क्रॉस साइन थीटा कौन से गुणा में आता है? सदिश गुणन में, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सदिश राशि है तो दिशा बताओ, मात्रक बताओ, विमीय सूत्र बताओ। तो 11 में बताया, लेकिन दोबारा बताता हूँ। पहला काम तो यह है कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। तो आप देखें किस प्रकार से, यह एक बार इसको देखिए फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद में पहले मैं बात करता हूँ बलाघूर्ण जो है, बलाघूर्ण टो वेक्टर की दिशा कैसे निकालेंगे? यदि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल सदिश राशि हो, वो सदिश गुणन होता है और उसकी दिशा कहाँ होती है? दक्षिणावर्त पेच का नियम या दाहिने हाथ का नियम। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ P वेक्टर तो इधर ऐसे बना दे, ये हो गया P वेक्टर, माइनस से प्लस की होता है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर लिख रखा है द्विध्रुव वाले में। और E वेक्टर किधर है? AE वेक्टर। अब कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था दक्षिणावर्ती पेच को घुमाने का नियम। यानी हम बता रहे हैं टो की दिशा कहाँ होगी, तो आप बोलेंगे ये हथेली, या तो दक्षिणावर्त पेच का नियम या हथेली का नियम। ये अंगुलियां जो है ये इस प्रकार से, इनको कहाँ रखेंगे? पहले वाले पे। पहले कौन है? P वेक्टर। फिर कहाँ घुमाएंगे इनको? सेकंड वाले E की तरफ घुमाएंगे। अंगूठा कहाँ जा रहा है? लंबवत उधर जा रहा है। तो ये नियम हमने लिख रखा है, यहाँ लिखता हूँ कि दिशा दक्षिणावर्त पेच है घुमाने की दिशा, इसको ये बढ़ने की दिशा, दक्षिणावर्त पेच के नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे से दी जाती है। P व E दोनों के तल के लंबवत होती है। P E दोनों मोड में है, तो कहाँ होगा? उधर होगा, इसके लंबवत उस दिशा में होगा, जेड एक्स पे, जेड एक्स पर। ठीक है, या अब आती है हमें मात्रक निकालना है। मात्रक क्या होगा? बलाघूर्ण सदिश राशि थी, बलाघूर्ण का टो का मात्रक, जो कार्य का मात्रक होता है वो मात्रक इसका होता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मात्रक होगा, का मात्रक देखिए कैसे हमने लिखा, बल गुणा बल की रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हो? जूल। ऐसे नहीं लिखते थे? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल का लेते थे न्यूटन
और विस्थापन कर लेते थे मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या बोलते थे? कार्य का मात्रक जूल बोलते थे। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया जूल। किसको बोलते हैं जूल? जूल बोलते हैं किलोग्राम। न्यूटन किसको बोलते थे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 11 बात कर रखी है। देखें आप, ये मात्रा हो गया ऐसा ही मात्रा। अब आता है इसका विमीय सूत्र, बलाघूर्ण का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हो जाएगा किलोग्राम का m1, लंबाई का l2 और t2 समय का ऊपर जाएगा -t-2। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है। अतः यह स्थानांतरीय गति नहीं करता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन से? इस लाइन का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ है कि स्थानांतरी गति नहीं करेगा, परिणाम बल 0 होगा। कैसे? ये हमने बनाया इस प्रकार से। ये तीव्रता हो गई ई वेक्टर, ये द्विध्रुव था माइनस और प्लस आवेश। इस पर बल लग रहा था F बराबर Q इधर, इस पर बल लग रहा था F बराबर Q इधर। इधर 5 लग रहा है तो इधर 5 लग रहा है। कुल कितना हो गया? कट के 0। ना तो ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा। स्थानांतरित गति नहीं होगी। परिणामी समान होके परिणामी कितना हो गया? 0। परिमाण समान होने से, दिशा विपरीत होने से कट के परिणामी 0 हो गया। ठीक है। इसी स्थानांतरित गति, ये कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। ठीक है। अब आता है कि स्थितियाँ जो है, ये थीटा कोण जो था, स्थितियाँ, ठीक है, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ क्या है? नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब P और E जो था, ये फॉर्मूला था टो बराबर में क्या था? PE साइन थीटा। अगर थीटा 0 हो P के और E के बीच में, P होता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, E किधर था? इधर था E। तो P के E के बीच में कौन? थीटा का मान 0 हो। कब होगा 0? जब ये द्विध्रुव कैसे रखा हो? यूँ रखा हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात P वेक्टर समांतर हो E वेक्टर के। तो द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था कह सकते हैं। साम्यावस्था, स्थायी अवस्था, साम्यावस्था में होता है। क्या मतलब हुआ? अगर ये कोण यहाँ नहीं हो, अगर ऐसे बना देवें, ये माइनस और ये प्लस, कोण ही नहीं बन रहा है, ई के साथ में कोण ही नहीं बना, तो फिर क्या होगा? बस ये इधर बल लगाएगा F बराबर QE, और इधर बल लगेगा उतना ही, कुल 0। ये अपने आप नहीं घूमेगा, यूँ नहीं घूमेगा। अगर आप इसको घुमाओगे, वापस बल लगेगा, सीधा हो जाएगा, वापस संरेखित हो जाएगा। तो साम्यावस्था, स्थायी अवस्था, संतुलन अवस्था कहलाती है। कितना हो जाएगा? टो बराबर साइन 0 का मान कितना होता है? 0। लिख देना साइन 0 क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसलिए अगला, अगर मैं बात करूं दूसरी स्थिति अस्थायी अवस्था वाली, नंबर 2, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अर्थात P वेक्टर व V वेक्टर परस्पर विपरीत हों, तो द्विध्रुव अस्थायी
अवस्था में होता है। कैसे कैसे होता है? देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और 180 कोण कब होगा? जब प्लस वाला आवेश घुमा करके यूँ ले आए। ये यूँ बनाया था हमने प्लस और ये माइनस। ये प्लस वाला आवेश कहाँ लाए? यहाँ लेके आए। और माइनस वाला कहाँ चला जाए? माइनस वाला यहाँ से। अब आप कहोगे ये अवस्था कौन सी हो गई है? माइनस से प्लस पी वेक्टर। ये द्विध्रुव यूँ था जो आपने पूरा यूँ घुमा दिया। कितना कोण हो गया? पी वेक्टर उधर, ई वेक्टर 180। अगर थोड़ा भी आपने डिस्टर्ब किया, थोड़ा भी नीचे गया तो क्या होगा? F बराबर क्यू ई बल इधर लगेगा। ये द्विध्रुव अपने आप घूम के ऑटोमेटिकली, ऐसा ही क्यों करें? अपने आप ही घूम करके, और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला उधर चल जाएगा, क्योंकि इसमें बल किधर लगेगा? F बराबर क्यू ई इधर लगेगा। कितना हो गया? टो बराबर पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0 होता है। और अब लास्ट बात है भैया नंबर 3, थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कब होगा? अर्थात पी वेक्टर लंबवत हो ई वेक्टर के। पी और ई दोनों क्या हो? लंबवत हो। कैसे लंबवत कैसे होगा? ये तीव्रता ई वेक्टर और ये द्विध्रुव हो जाए प्लस और ये माइनस। 90 डिग्री कौन बन गया? पी में। पी की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए पी में और ई में कौन 90 डिग्री। तो कोण साइन 90 का मान कितना होता है? टो बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान तो आप अच्छी तरह जानते हैं कितना होता है? 1। टो बराबर पी ई साइन 90 का मान 1 अधिकतम। ये अधिकतम मान आ गया। धन्यवाद। आज की क्लास हमने खत्म की है। आप इस पर गौर करेंगे, हम अगले टॉपिक में और बात करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह की। धन्यवाद। साथ ही आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पहले वाले जितने वीडियो हैं सभी सब्जेक्ट के, वो आप देखें ताकि आपका रिवीजन करते रहें, आगे समस्या नहीं आए। अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें प्रॉब्लम्स आएगी, तो आप पहले पूरे वीडियोस वगैरह देख करके और उनके नोट्स के अंदर अलग से उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला वगैरह सबके लिख लें, ताकि न्यूमेरिकल में आसानी हो एक पेज पर। धन्यवाद।